हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का मेरा नया टॉपिक पे जिस पे मैंने वीडियो बनाया वो है सोम का चैप्टर 2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो भी बंदे नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। माय फर्स्ट टॉपिक इज़ लोड। लोड क्या होता है? द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी बाहरी फोर्स जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है उसे हम लोड कहेंगे। सेकेंड इज़ यूनिट ऑफ लोड। इन एमकेएस सिस्टम में हमारा यूनिट क्या होता है लोड का? केजी, और एसआई सिस्टम में यूनिट होता है लोड का न्यूटन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो द लोड्स में बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बॉडी। मीन्स हम लोड को दो हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। पहला तो है अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो किस तरीके से बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा कि वो बॉडी पे क्या असर कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला हम देख लेते हैं कि मैनर ऑफ एप्लीकेशन यानी किस तरीके से वो लग रहा है फोर्स। तो पहला हमारा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड यानी कि जो कि पॉइंट की तरह किसी एक बिंदु पे लगे लोड, उसे हम कहेंगे पॉइंट लोड। आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये रहा डायग्राम जिसमें पॉइंट लोड W हमारा लग रहा है किसी एक बीम पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि ऐसा लोड जो कि पूरे बीम पे ओवरऑल लेंथ यानी पूरे लेंथ में फैला हुआ है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे पे फैला हुआ है W पर मीटर, यानी लोड पर मीटर। यूडीएल लोड इसे कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके बाद है हमारा सेकंड पार्ट, यानी अकॉर्डिंग टू द इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ऑन द बॉडी, यानी किस तरीके का इफ़ेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा बॉडी पे जब वो लगेगा तब। तो इसमें पहला है हमारा टेंसाइल लोड, यानी कि ऐसा लोड जो जिसको अगर मैं अप्लाई करूँगा तो उसकी लेंथ को बढ़ा देगा, यानी वो खींच जाएगी बॉडी हमारी, ठीक है, उसे हम कहेंगे टेंसाइल लोड। सेकंड है हमारा कंप्रेसिव लोड, यानी ऐसा लोड जो कि उसकी लेंथ को डिक्रीज़ कर देगा, यानी जब हम उस पर लोड लगाएंगे तो उसकी बॉडी जो है ओरिजिनल साइज से छोटी हो जाएगी। थर्ड है हमारा शियरिंग लोड, यानी कि एक के ऊपर जब हम इस लोड को लगाएंगे तो वो क्या इफ़ेक्ट करेगा कि वो एक बॉडी को दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देगा, यानी वो मूव करेगा, स्लाइड करेगा उस दूसरी बॉडी पे। फोर्थ है हमारा ट्विस्टिंग और टॉर्सनल लोड, यानी ऐसा लोड जो कि हम जब लगाएंगे तो एक एंड पे बॉडी के तो वो उस बॉडी को रोटेट कर देगा, घुमा देगा, ठीक है, अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी जो उसके सामने वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है कोई बॉडी, ठीक है, मैंने उसके एक पॉइंट पे लोड लगाया तो वो उसको एक्स एक्सिस से जो है जेड एक्सिस में ले गया, और लोड लगाया, नीचे से लोड लगाया तो वो वाई एक्सिस में आ गया, समझे। इसे मतलब ट्विस्टिंग और टॉर्सनल लोड ही हो गया। फिफ्थ है हमारा बेंडिंग लोड। बेंडिंग लोड मतलब ऐसा लोड जो कि कर्वेचर प्रोड्यूस कर दे। कर्वेचर होता है, कर्व में आपने सुना होगा, कर्वेचर होता है, यानी वो बेंड कर दे, उसे कर्व बना दे, ठीक है, बीम को, उसे हम कहेंगे बेंडिंग लोड। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है स्ट्रेस। व्हाट इज़ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस व्हेनेवर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब भी किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या करती है कि उस फोर्स को रजिस्ट करती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ओरिजिनल क्या है कि द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ओवर बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, यानी टूटने से पहले, बॉडी टूटने से पहले जो फोर्स रजिस्ट करने में लगाती है ना, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि वो बॉडी रजिस्ट कर रही है उस फोर्स को, यानी अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी उसी 10 न्यूटन को रजिस्ट कर रही है, ठीक है, उसे मैं कहूँगा स्ट्रेस। सेकंड इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि न्यूमेरिकल के लिए काम आती है, वो है स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स फोर्स जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी एरिया हमारा क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक रेक्टेंगल है जिसका है लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमारा एरिया वो देगा, ठीक है, उस पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो 10 न्यूटन का फोर्स अपॉन एरिया, तो इससे हमारा निकल के आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। अब है हमारा यूनिट ऑफ स्ट्रेस 2.4। यूनिट ऑफ स्ट्रेस
कितनी यूनिट होती है स्ट्रेस की? पहला इन एमके सिस्टम में किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एसआई सिस्टम में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। 2.5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं? फर्स्ट डायरेक्ट, शियर, बेंडिंग, टॉर्जनल, थर्मल। ठीक है। अब पहला हम देख लेते हैं, इसमें है डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस। तो द स्ट्रेस विच आर नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच दे एक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस। मीन्स ऐसा स्ट्रेस जो कि नॉर्मली किसी प्लेन पर एक्ट कर रहा है और डायरेक्टली मतलब असर कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके भी पार्ट हैं। पहला है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स दो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम बॉडी को पुल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिगर 2.6 में ये रहा। इसमें क्या है, पी फोर्स से हम दोनों साइड से एक बॉडी को खींच रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए हम इसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, यानी उसके लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा ये स्ट्रेस। ठीक है। दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जिसमें हम पुश करेंगे और वो बॉडी क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, यानी अपने ओरिजिनल साइज से छोटी हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है हमारा शियर स्ट्रेस, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स तो लगाएंगे ही, लेकिन प्लस में इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा इसमें था ये टेंसाइल स्ट्रेस में दो अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं पी जो है लेफ़्ट साइड वाला पी वो राइट साइड वाले पी के साथ न्यूट्रल एक्सिस पे बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन है उनका, है कि नहीं, यानी एक ही लाइन पे दोनों लग रहा है। लेकिन इधर क्या है, एक पी ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है शियर स्ट्रेस में, यानी इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक है ना, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे शियर स्ट्रेस डेवलप होता है और एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है। ठीक है। अगला है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जब भी किसी बीम पर एक्सटर्नल लोड एक्ट करता है, यानी हमने किसी बीम पे लोड लगाया तो उसमें बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगा, उसे हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। यानी ऐसा स्ट्रेस जो बेंडिंग मूवमेंट जनरेट कर दे लोड डालने के बाद, उसे हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा टॉर्जनल स्ट्रेस, यानी कि कोई एक मेंबर है जिस पे हम दो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं। आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम एक बॉडी ले रखे हैं, ये दिख रहा होगा फिगर 2.9। इसमें हमने ट्विस्ट किया बॉडी को दोनों साइड से। ठीक है, टॉर्क जनरेट हुआ, तो इसी को हम कहेंगे टॉर्जनल स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो कि टॉर्क जनरेट कर दे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगला हमारा थर्मल स्ट्रेस। आपने सुना होगा रेल की पटरी जो होती है वो गर्मी के कारण इंक्रीज़ हो जाती है साइज में और ठंड में सिकुड़ जाती है। तो क्यों होता है, उस पर थर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर के कारण वो जो मेंबर होता है वो चेंज करता है अपने साइज़ को। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेन? स्ट्रेन है हमारा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वैसे स्ट्रेन है इज़ अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द मेंबर बाय द लोड, यानी कि कोई भी मेंबर जिस पे हम लोड डाल रहे हैं उसकी बॉडी में जो चेंज आएगा लोड डालने के बाद, यानी वो अपने साइज में डेल्टा एल बढ़ जाएगा या तो छोटा हो जाएगा डेल्टा एल, तो उसी चेंज को हम कहेंगे क्या, स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एल लेंथ की हमारी बीम है। ठीक है, उसको हमने खींचा, टेंसाइल स्ट्रेस डाला तो वो खींचेगा, उसमें डेल्टा एल का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन यानी एल, डेल्टा एल बाय एल इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं। पहला टाइप है इसका टेंसाइल स्ट्रेन, यानी वही चीज़ टेंसाइल है मतलब खींचने पे जो उसका मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ को इंक्रीज़ कर दे, ऐसे स्ट्रेन को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। लेंथ को डिक्रीज़ कर दे तो वो हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दिखाता हूँ, तो ये है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे लोड पड़ा तो वो अपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेगा, तो जितना उसने डिक्रीज़ किया उसे कहेंगे डेल्टा वी, और
या फिर इंक्रीज़ किया जितना भी, वो होगा हमारा डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जो उसका पहले वॉल्यूम था वो है हमारा वी। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बता देता हूँ शियर स्ट्रेन क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शियर स्ट्रेन का डायग्राम है। इसमें क्या है कि हमने किसी बॉडी पे अपोजिट में फोर्स लगाया तो वो बॉडी थोड़ी सी ऐसे मूव कर गई। अब देखिए इसमें ए डी अपॉन ए वन जो लिखा हुआ है, इससे हमारा निकलेगा ये टेन थीटा, टेन फाई जो है इसमें, ठीक है। इसी से हमारा शियर स्ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। वैसे शियर स्ट्रेन होता क्या है, डेफिनेशन। शियर स्ट्रेन इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस इन अ बॉडी व्हेन शियर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जब भी किसी बॉडी पे शियर फोर्स लगता है तो वो जो है, जो भी डिस्टॉर्शन यानी जो भी उसमें चेंज आते हैं उसके कारण, उसे हम शियर स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, ए वन अपॉन ए डी टेन फाई, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी क्या होती है। तो कोई अ मटेरियल इज़ सेड टू बी इलास्टिक, किसी भी मटेरियल को इलास्टिक कहा जाता है कब, जब वो डिफॉर्मेशन होके, यानी जब हमने उस पर लोड लगाया वो डिफॉर्म हुआ और जब लोड हटाया तो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। मीन्स वो बॉडी क्या है, इलास्टिक है, क्योंकि उसमें कोई तरह का क्रैक या किसी तरह का क्रैक डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण मटेरियल जो है अपने साइज को वापस रिगेन कर लेता है लोड हटाने के बाद, ठीक है। इसे कहेंगे इलास्टिसिटी। अगला है हमारा इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इलास्टिक लिमिट, तो जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो उसका भी तो एक मतलब लिमिट होगा ना, कि वो इतने पे, इतने लोड पे वो इलास्टिसिटी ही रहेगी, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद तो उसमें क्रैक आना तय है ना। वही चीज़ यहाँ पे होता है। जैसे कोई एक बम्बू है, उसमें हमने उसे क्या किया, उसे हमने थोड़ा सा बेंड किया तो वो थोड़े टाइम तक तो बेंड होगा, लेकिन उसके बाद वो भी क्रैक पड़ने लगेगा उस पर भी। तो वही उसकी इलास्टिक लिमिट होगी, यानी ऐसा पॉइंट जिसके, ऐसा लोड जिसके बाद वो सहन ना कर पाए और डिफॉर्मेशन उसमें होने लग जाए, उसे हम कहेंगे उसकी इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इसके बाद है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ हमें एक वैल्यू देता है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यह हमें थ्योरी देता है ये कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मींस जितना स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारे बॉडी में स्ट्रेन चेंज होते रहेगा उस बॉडी में, ठीक है। इसे तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसके बाद है कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। ई से, जी से और के से अभी दिखाऊंगा कैसे। ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड किस चीज़ पे करती है, तो पहला है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर कैसा है, मटेरियल मेटल का है, प्लास्टिक का है, कैसा है, ठीक है। दूसरा है द मैनर इन विच द बॉडी इज़ डिफॉर्म, यानी किस तरीके से हम उसे डिफॉर्म कर रहे हैं बॉडी को, उस पर हम टेंसाइल स्ट्रेस डाल रहे हैं या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस डाल रहे हैं, किस तरह से हम उस बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं। इन दो चीज़ों पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब होता है कि जब भी कोई इलास्टिक मटेरियल है उस पर मैंने लोड डाला, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। अब उसमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चेंज आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो अलग अलग चेंज आएगा वो टोटल जब हम उसे करेंगे तो हमारा टोटल चेंज के बराबर होगा। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एक बॉडी है, उसमें 3 पॉइंट पे 3 चेंजेस आते हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, ठीक है। तो जो हमारा टोटल जो हमारा इसमें चेंज होगा, यानी टोटल जो स्ट्रेन चेंज होगा इस डायमेंशन में, वो होगा हमारा कितना, डेल्टा L इज़ इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, यानी उस तीनों इंडिविजुअल का सम जब हम कर देंगे तो हमारा टोटल स्ट्रेन के वो बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो रेशियो होता है ये डायरेक्ट स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ, ठीक है।
किसी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेन ही क्रिएट होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, इसे हम कहेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रहा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें कंप्रेसिव भी हो सकता है क्योंकि उसने बात की है डायरेक्ट स्ट्रेस की, और अभी मैंने बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस में दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, एक तो टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव। तो वही चीज़ है, इसमें दोनों तरह का होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपन कंप्रेसिव स्ट्रेन भी। इसे हम डिनोट करते हैं ई से, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, यानी जो हमने शियर स्ट्रेस लगाया अपॉन शियर स्ट्रेन, इनका रेशियो जब हम निकालेंगे वो होगा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, जी से, ठीक है। इसके बाद है हमारा बल्क मॉडुलस, ठीक है। अच्छा, शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है, टाउ, और शियर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, क्योंकि उसमें फाई एंगल का चेंज आया था, आपने देखा था जब बॉडी पे लोड लगा था तो फाई एंगल में वो थोड़ा मुड़ गया था, तो वही इसमें स्ट्रेन कितना हुआ, फाई एंगल का, ठीक है। अगला है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस जब किसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्रिएट करता है तो उसे हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने नॉर्मल स्ट्रेस किसी बॉडी पे लगाया, अब उसमें उसके वॉल्यूम को उसने कम या ज़्यादा कर दिया, उस बॉडी के वॉल्यूम को, तो उसे उसके कारण उसमें बल्क मॉडुलस जनरेट होगा। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। पहले देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज़ द स्ट्रेन प्रोड्यूस अलोंग द अप्लाइड लोड, मींस जिस जगह से हम लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वाई एक्सिस पे लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा जो इसमें चेंज आएगा वो भी वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और लेटरल स्ट्रेन क्या है कि जब मैंने उसको वाई एक्सिस पे ही लोड लगाया लेकिन उसका बॉडी में चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी वो खींच गया या तो सिकुड़ गया एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इसे मैं कहूँगा लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन। ये देख सकते हैं बॉडी इसमें आपको दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है कि उसके चेंज आ गया, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन क्या है कि उसके ब्रेथ या डेप्थ में जो चेंज आ गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन्स रेशियो को हम 1/m से डिनोट करते हैं, या फिर इसे हम म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद ये हमने अभी पढ़ा था बल्क मॉडुलस। एक था हमारा बल्क मॉडुलस, एक था हमारा बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉडुलस। तो इनके बीच में रिलेशन हमें कुछ बना के दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये 3 रिलेशन आपको दिख रहे होंगे, E=2 में लिखे हुए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। तो मैक्सिमम एक्सियल लोड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने एक्सियल लोड लगाया किसी मेंबर पे बिना उसके रप्चर हुए, यानी वो टूटा नहीं, यानी कि अल्टीमेट लोड, यानी मैक्सिमम लोड जो बॉडी सह सकती है बिना टूटे, उसे मैं कहूँगा अल्टीमेट लोड, ठीक है। लास्ट पॉइंट लोड का जहाँ तक वो बॉडी लोड सह सकती है। तो अल्टीमेट लोड अपॉन में ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसका एरिया है वो, इससे हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस आता है, ठीक है। इसके बाद है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, अभी हमने अल्टीमेट स्ट्रेस निकाला, इसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा वर्किंग स्ट्रेस। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 150 न्यूटन का लोड का हमें कोई मकान बनाना है, ठीक है, तो हम जब भी बनाएंगे थोड़ा ज़्यादा का हम बनाएंगे, यानी 200 न्यूटन का बनाएंगे, ताकि कभी उस पर लोड ज़्यादा पड़े तो भी वो बिल्डिंग चल जाए, टूटे ना,
है कि नहीं। तो वही चीज़ हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा आ गया 200 न्यूटन, हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं 2 का, तो उससे हम डिवाइड करेंगे तो 100 न्यूटन, यानी ये बना तो 200 न्यूटन का बिल्डिंग, लेकिन जब इसे लिखा जाएगा तो मैं बताऊँगा कि ये 100 न्यूटन का बिल्डिंग है, ठीक है। इसलिए ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है फैक्टर सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसके बाद है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, तो वही चीज़ अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। इसके बाद है ब्रेकिंग स्ट्रेस और रप्चर स्ट्रेंथ क्या होता है, तो लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं कि लोड एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग और रप्चर, यानी कि जिस टाइम हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉडी है उस पर हमने लोड लगाया, जितने लोड पे वो ब्रेक हो गया वो लोड अपॉन जिस एरिया पे हम उसका लोड लगा रहे हैं वो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस निकलता है। यानी ऐसा लोड जिस पे हमारा बॉडी ब्रेक कर जाए उसे हम कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे हम, ये इसे सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे डेरिवेशन है, करके दिखा देता हूँ कैसे करना है इसे। तो ये डेरिवेशन है हमारा किस चीज़ पे, डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, यानी किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है कितनी जब हम उस पर एक्सियल लोड लगा रहे हैं तब। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले तो इस पर किसी बॉडी है जिस पे हमने मान लिया P एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है, A हमारा उसका एरिया है, L हमारा उसका ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा L उसका चेंज इन लेंथ है, ठीक है। अब सिग्मा स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया यानी P/A। स्ट्रेन को हम E से डिनोट करते हैं, वो क्या है हमारा डेल्टा L/L यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन ई, है ना। तो ई हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई कैपिटल ई, ठीक है, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, ठीक है। इसके बाद है डेल्टा L/L, ई हमारा कितना है डेल्टा L/L, हमने यहाँ पे लिख दिया। सिग्मा हमारा कितना है P/A, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, अपॉन ई, ठीक है। तो इजिकल टू कितना हो गया P/AE, यानी डेल्टा L हमारा हो गया PL अपॉन AE। तो ये पूरा डेरिवेशन करके ये हमारा मेन फार्मूला यहाँ पे बन गया डेल्टा L का PL अपॉन AE, जिसे हमें याद रखना है, ठीक है। आज का मैं अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये कैसे हम बनाते हैं। तो अगर आपने लैब में इसका मतलब किया होगा टेंसाइल टेस्ट, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा लेंथ वो होता है, क्या कहते हैं उसे, बार होता है जिसे हम खींचते हैं UTM मशीन से, तो उससे जब हम उसे खींचेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा ABCDE पॉइंट पे, उसी के ज़रिए हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ किया है, ठीक है। तो कैसे बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले तो फिगर 2.14 में देखिए O से लेके A तक हमारा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है वो देखते हैं। तो लिखा है फ्रॉम ओरिजिन O टू पॉइंट A द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पॉइंट A इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी कि O से लेके A तक हमारा स्ट्रेट इसलिए जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ तक, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसलिए हम इसे प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इस यहाँ तक ये हमारा प्रोपोर्शन रहता है, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन यहाँ तक रहता है, इसके बाद नहीं रह पाता। यानी हुक्स लॉ यहाँ तक तो ये फॉलो करता है, इसके बाद इसका हुक्स लॉ फॉलो करना बंद हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए A से B पॉइंट जो है हमारा, इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी कि फ्रॉम A टू B हुक्स लॉ इज़ नॉट ओबेड ऑल्सो द मटेरियल इज़ इलास्टिक। मटेरियल तो हमारा इलास्टिक है, यानी कि हमने जब बॉडी पे लोड डाला तो वापस अपनी और उसे हटाया तो वो वापस अपनी शेप में आ गया, रिगेन कर लिया उसने अपने शेप को, लेकिन वो हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। तो
तो इसलिए इसे इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। यानी इलास्टिक लिमिट एक और कारण से कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक तो बॉडी अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेगी, लेकिन इसके बाद वो अपने शेप को वापस रिगेन नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसे आप देख रहे होंगे यील्ड पॉइंट कहते हैं इसे हम। यील्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पे जब हम लोड लगाएंगे ना तो वो अपना मतलब लोड तो वही होगा 5 न्यूटन का 10 न्यूटन का, जो आप कांस्टेंट एक लोड जो कि आप लगा रहे हो, लेकिन इसका स्ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब कि इसमें चेंजेस जो आएंगे इसके लेंथ में वो बहुत ज़्यादा आएंगे। यानी अगर आप किसी लोहे के सरियों को खींच रहे हो तो लोड तो आप उसको खींच तो 5 न्यूटन से ही रहे हो, कांस्टेंट लोड से खींच रहे हो, लेकिन वो खींच कुछ ज़्यादा ही रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बिल्कुल नहीं है और वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से खींच रहा है। ठीक है, उसमें लेंथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के बाद ये सारे चेंजेस होने लगते हैं, मतलब वो ज़्यादा खींचने लग जाता है कम ही लोड पे। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट है डी, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। देखिए अब ऐसी वो खींच रहा है, अब इसके बाद वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ पे मतलब लास्ट पॉइंट होगा। इससे ज़्यादा अगर मैंने उसको लोड लगाया तो वो ब्रेक होना उसका तय है। ठीक है, तो वो ऐसा पॉइंट है जिस पे मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 न्यूटन उसने मैक्सिमम लोड सह लिया। ठीक है, खिंचाव सह लिया 10 न्यूटन मैक्सिमम, इसके बाद उसका ब्रेक होना तय हो गया है। तो ये लास्ट पॉइंट जो है ना जिसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है वो पॉइंट। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे लास्ट लोड। इसके बाद है हमारा ई पॉइंट, जिसे हम कहेंगे रप्चर स्ट्रेंथ, यानी ऐसा लास्ट पॉइंट जिस पे कि वो टूट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यानी वो टूट गया। ठीक है, लास्ट लोड जिस पे वो टूट गया उसे हम कहेंगे रप्चर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रेंथ है, 5 इसके पॉइंट है सॉरी, जिसे हमने बनाया है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी बंदे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वीडियो मिलती रहेगी। और अगला वीडियो मेरा इसी के न्यूमेरिकल पे होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।